ठीक है जी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि वाई के अंदर दो वोल्टेजेस हैं, एक करंट है, और डेल्टा के अंदर एक वोल्टेज है और दो करंट्स हैं। तो थ्री फेज सिस्टम्स या वाई टाइप के हो सकते हैं या डेल्टा टाइप के हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें कि वाई और स्टार टाइप में सोर्स और लोड कनेक्शंस कैसे बनते हैं। अब ए को ए से लगा देंगे। कभी कभी हम इस कैपिटल ए को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आगे चल के हमने इसे कैपिटल ए लिख दिया था, इसको हमने कैपिटल बी लिख दिया था, इसको हमने कैपिटल सी लिख दिया था, ताकि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी सोर्स साइड है, और कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये लोड साइड है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हम डिफ्रेंशिएट इसलिए करते हैं। क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि कई दफ़ा दरमियान में एक लाइन की एक इम्पिडेंस होती है, जिस जगह पे सिग्नल जनरेट हो रहा होता है वहीं पे यूज़ नहीं हो रहा होता, बल्कि किसी दूर जगह पे यूज़ हो रहा होता है। तो दरमियान में कुछ इम्पिडेंस है, दरमियान की कुछ इम्पिडेंस है, ऐसे करके लाइन की इम्पिडेंस जो लाइन लेके जा रही होती है उसकी अपनी कुछ इम्पिडेंस होती है। तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्हें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी लिख देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम एक भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, VAN, VBN और VCN जो है ना, ये फेज वोल्टेजेस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और ये उतने ही वोल्टेजेस होते हैं जितने हमारे सिंगल फेज के वोल्टेज होते हैं जो हमारे घरों में आ रहे हैं। ये वही वोल्टेजेस होते हैं। जिस घर में सिंगल फेज का कनेक्शन देना होता है वहाँ पर या तो ए और एन दे देते हैं, या बी और एन दे देते हैं, या सी और एन दे देते हैं। जिस घर में थ्री फेज का कनेक्शन देना होता है उसमें ए, बी, सी तीनों फेजेस देते हैं और एन भी देते हैं। कितने लोगों के पास सिंगल फेज का कनेक्शन है घर में, और कितने लोगों के पास थ्री फेज का कनेक्शन है? जिन लोगों के पास सिंगल फेज का कनेक्शन है वो या तो ए और एन से आ रहा है वापडा के ट्रांसफार्मर से, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, या बी और एन आ रही हैं दो वायर्स, या सी और एन तीन वायर्स आ रही हैं। जिस घर में थ्री फेज का कनेक्शन आ रहा है उस घर में चार वायर्स आ रही हैं। अगर आपके घर में थ्री फेज का कनेक्शन आ रहा है तो आप देख सकते हैं आपके पास चार वायर्स, और वो आपसे कहते हैं कि आपने ए, बी और सी फेजेस को अपने घर के अंदर ही बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास तीन ऐसे अप्लाइंसेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर के तीन कमरे हैं जिनमें आपने एयर कंडीशनर्स लगाए हुए हैं, तो वो आपसे कहते हैं जी आप एक एयर कंडीशनर ए और एन के दरमियान में लगा लें, एक बी और एन के दरमियान में लगा लें, और एक सी और एन के दरमियान में लगा लें। अगर आपके पास तीन रेफ्रिजरेटर्स हैं तो आप इसी तरह से एक एक हर फेज में लगा लें, ताकि आपके तीनों फेजेस बैलेंस्ड हो जाएं। ठीक हो गया। तो जिन घर का लोड ज़्यादा है वहाँ पर थ्री फेज की सप्लाई होती है, जहाँ पर लोड कम है वहाँ पर सिंगल फेज की सप्लाई होती है। अच्छा जी, ये हमने इसको रीड्रॉ भी कर लिया था। रीड्रॉ करने का मतलब ये होता है, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है कि रीड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि इस न्यूट्रल साइड को आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिख लें, तो ए, बी और सी को आप ऐसे खींच के इधर ले जाएं। तो ये एक और वे है कि आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई डिफरेंट कनेक्शंस नहीं है, ये सेम कनेक्शंस है, बस ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट है। कनेक्शन एग्जैक्टली वही है कि वी ए एन की पॉजिटिव साइड ए के साथ कनेक्टेड है, वी बी एन की पॉजिटिव साइड बी के साथ है, वी सी एन की पॉजिटिव साइड सी के साथ है। ये देखें ऐसे ही हुआ है ना, ए, बी और सी के साथ कनेक्टेड है, और उनकी नेगेटिव साइड्स न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं ना, न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल इसी तरह से आप वाई कनेक्टेड लोड को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। वाई कनेक्टेड लोड मतलब ये भी जी वाई है, ये भी जी वाई है, और ये भी जी वाई है। इन सारे जी वाई को भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि इनकी साइड ये न्यूट्रल है, एक साइड न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है और बाकी एक अदर साइड्स ए, बी और सी के साथ कनेक्टेड, ये ऐसे करके। और न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होती है, ये न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड। तो ये एक और तरीका है इसको, ये रीड्रॉन मैंने इसलिए लिखा था। रीड्रॉन का मतलब ये नहीं है कि हमने कनेक्शन चेंज कर दिए, कनेक्शन एग्जैक्टली वही है,
रीड्रॉन का मतलब ये है कि हमने इसको रीड्रॉ कर, ठीक है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसके कनेक्शन मुख्तलिफ हो गए, एग्जैक्टली यही कनेक्शन, लेकिन ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट है। वही सेम आदमी है, यानी वो सेम आदमी पहले बैठा हुआ था, हमने उसको लिटा दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट हम अब ये देखना चाहते हैं कि वी ए बी, जो ए टू बी वोल्टेज है, या बी टू सी या सी टू ए, इसका क्या नाम होता है? लाइन वोल्टेज। मैंने बताया हुआ है लाइन वोल्टेज है। हम ये देखना चाहते हैं कि लाइन वोल्टेजेस फेज वोल्टेजेस के साथ कैसे एसोसिएटेड है। हम फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं कि वी ए एन जो पहला फेज वोल्टेज है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेज वी ए बी के साथ कैसे एसोसिएटेड है। तो हम कहते हैं वी ए बी को हम लिख सकते हैं वी ए एन माइनस वी बी एन। कैसे लिख सकते हैं? हम देखते हैं वी ए एन माइनस वी बी एन क्या होता है। हमने हमने पढ़ा हुआ है कि वी एक्स वाई एफ एस सी में पढ़ा हुआ है, या ए लेवल्स में हमने पढ़ा हुआ है कि वी एक्स वाई होता है वी एक्स माइनस वी वाई। पढ़ा हुआ है जी यार? जी सी सर, आर पढ़ा हुआ है। वी एक्स वाई होता है वी एक्स माइनस वी वाई। तो सर वी, जी जी, सर रोल नंबर 15 को ऐड कर दें। अच्छा जी, मैंने कर दिया ऐड सर। अच्छा ठीक है, अच्छा जी। तो वी ए एन हो गया वी ए माइनस वी एन, यानी जिस तरह वी एक्स वाई हो गया वी एक्स माइनस वी वाई, वी बी एन हो गया वी बी माइनस वी एन। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वी एन से कैंसिल हो जाता है, और जो होता है वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह वी एक्स माइनस वी एक्स वाई होता है, तो वी ए माइनस वी बी वी ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ए बी वी ए एन माइनस वी बी एन होता है। हम करके देखते हैं कि वी ए एन माइनस वी बी एन क्या होता है। वी ए एन माइनस वी बी एन हो गया, वी ए एन हो गया वी पी एट एन एंगल ऑफ जीरो, वी बी एन हो गया वी पी एट एन एंगल ऑफ माइनस 120। ये हमें पहले से पता है ना? ये देखें, ये लिखें वी ए एन वी बी एन, और आपको पता है कि वी ए एन कहाँ लिखे थे मैंने, ये लिखे हैं इस वी पी एट एन एंगल ऑफ जीरो, वी बी एन वी पी एट एन एंगल ऑफ माइनस 120। जब आप इनको ऐड करते हैं तो फिर आप सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या है? पोलर फॉर्म में है। तो जियर साहबा क्या करना पड़ेगा? क्या सर? पोलर फॉर्म में है ना, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए? सर रेक्टेंगुलर इन में, दोनों को, हाँ जी, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एंगल ऑफ जीरो है, इसको ऐसे बीपी लिख देंगे। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते करते हम पहुंचे यहाँ पर। ये मैथमेटिक्स यहाँ पर गिवन है, सॉल्व करते करते हम पहुंच गए √3 बीपी एट एन एंगल ऑफ 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जितने भी, ये मैंने कैलकुलेशन में भी बताया है कि जितने भी लाइन वोल्टेजेस हैं वो सब 30 डिग्रीज लीडिंग होते हैं। यानी अगर आपके पास फेस वोल्टेज वी ए एन था वी पी एट एन एंगल ऑफ जीरो, तो वी ए बी क्या हो गया √3 वी पी एट एन एंगल ऑफ +30। तो मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्रीज लीडिंग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फेज वोल्टेज से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और क्या करेंगे? एंगल में क्या सर हम करेंगे? फेस लाइन वर्ड पर जा क्यों रहे हैं, मतलब रीजन? हम जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर दो किस्म के वोल्टेजेस हैं, दो सेट्स ऑफ वोल्टेजेस हैं। हम एक एक फ्रॉक को डाइसेक्ट करते हैं, एक बायोमेडिकल इंजीनियर एक फ्रॉक को डाइसेक्ट करता है, और हम उसके सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ लिया था फ्रॉक का, हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो है ना, हम फ्रॉक को पढ़ रहे हैं तो हम फ्रॉक के सारे सिस्टम्स को पढ़ेंगे ना। अगर हम थ्री फेज सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो हम थ्री फेज सिस्टम में सारे सेट्स ऑफ वोल्टेजेस को पढ़ेंगे।
और सारे सेट्स ऑफ करंट्स को पढ़ेंगे। मेनली थ्री फेज सिस्टम स्टार और डेल्टा होते हैं, यानी वाई और डेल्टा होते हैं। हमें वाई डेल्टा पढ़ने हैं क्योंकि हम थ्री फेज सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं। हम थ्री फेज सिस्टम से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थ्री फेज सिस्टम्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम्स हैं। पूरी दुनिया में थ्री फेज सप्लाई जनरेट उसके की जाती है, एडवांटेज है ना ट्रांसमिट कि की जाती है, उसके बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस हैं। और सारी दुनिया में थ्री फेज जी सिस्टम्स सर। जनरेट किए जाते हैं। थ्री फेज सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है और सप्लाई दी जाती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इसलिए हम थ्री फेज सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं। जब हम थ्री फेज सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं तो लाइन वोल्टेज को पढ़ रहे हैं। तो फिर जब हम थ्री फेज सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं तो हमें वाई और डेल्टा को पढ़ना है। हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि थ्री फेज सिस्टम्स के पार्ट्स है ना वाई और डेल्टा। हमें ज़रूरत पड़ेगी वाई और डेल्टा की। जब हम थ्री फेज सिस्टम्स पढ़ेंगे, कई दफ़ा हमारे सोर्सेज और लोड्स वाई में कनेक्टेड होंगे, कई दफ़ा डेल्टा में कनेक्टेड होंगे, तो हमें वाई और डेल्टा पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम वाई पढ़ेंगे, इसमें तो हम वाई पढ़ रहे हैं, जब हम वाई पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टू सेट्स ऑफ वोल्टेजेस हैं। अगर टू सेट्स ऑफ वोल्टेजेस हैं तो हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि हम वाई पढ़ रहे हैं। अब बात समझ रही है ना? सर घर में कैसे पता चलेगा कि मतलब हम घर में, आप बता रहे थे ना, तो घर में कैसे पता चलेगा कि हमारी 3 फेज चल रही है या 1 फेज चल रही है? आपके थ्री फेज सिस्टम्स जिन घरों में थ्री फेज होती है उनमें थ्री फेज मीटर लगा होता है। आप बाहर जाके अपना मीटर देखेंगे ना, अगर तो उसमें 4 वायर्स हैं, 4 वायर्स इन हो रही हैं, 4 ही आउट हो रही हैं, तो वो एक थ्री फेज मीटर है और वो बड़ा मीटर होता है। और सिंगल फेज मीटर एक आम मीटर होता है, छोटा मीटर, जो कि मोस्टली होता है लोगों के घरों में लगा होता है। सर करंट दोनों से ही लगता है? करंट, हाँ, करंट इसलिए लगता है कि आप एक ऐसी सप्लाई को दोनों हाथ की लगा सही देते आने। हैं। ठीक। आप एक ऐसे सप्लाई को हाथ लगा देते हैं जो ग्राउंड से 230 वोल्ट्स आरएमएस ऊपर है, तो आपके बॉडी के थ्रू करंट ग्राउंड में फ्लो करना शुरू कर देता है, इसलिए आपको करंट लगता है। आज चाहे थ्री फेज सिस्टम हो चाहे सिंगल फेज सिस्टम हो, हाँ, अगर आपको एक बहुत ज़्यादा जोर का शॉक लगेगा अगर आप ए और बी को पकड़ लें। एक हाथ से ए को पकड़ लें, एक हाथ से बी को, फिर ज़्यादा जोर का शॉक लगेगा। ये वाला इस तरह करके ना, अगर कोई बहुत ही शरारती बच्चा है हमारी क्लास में, कुछ बच्चे होते हैं वो ज़रा कम शरारती होते हैं, कुछ ज़रा ज़्यादा शरारती होते हैं। सर सबसे शरारती कौन है? सर एक मिनट अभी मैं सुनता हूँ आपको। अगर कोई बच्चा ऐसे करके इसको यहाँ से पकड़ ले और ये न्यूट्रल को पकड़ ले, तो कितना शॉक लगने वाला है? बी ए एन, फेज सर वोल्टेज इंतकाल था। फेज वोल्टेज की इक्विवेलेंट सर शॉक लगनी। इंतकाल होने वाला है इसके बाद बस। हाँ, नहीं, फेज वोल्टेज की इक्विवेलेंट उसको शॉक लगने वाला है। लेकिन अगर वो बहुत ही शरारती बच्चा है, वो ये करे कि वो कहे भाई मैं ऐसे करता हूँ कि जाके इधर से सी को पकड़ लेता हूँ, तो फिर कितना डिफरेंस हो जाएगा किसी किसी टाइम पर? ये उसको फेज वोल्टेज नहीं मिलेगा, बल्कि उसको अब उसने अब उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के दरमियान में लाइन वोल्टेज की इक्वल वोल्टेज है। और लाइन वोल्टेज कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, 1.7 टाइम्स ज़्यादा वोल्टेज को उसने हाथ लगा दिया। अब तो मरे ही मरे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा काम चांस कम होता है। हम दो वायर्स को पकड़ के कभी भी शॉक नहीं खाते घर में। हमें जब भी शॉक मिलता है घर में, वो एक वायर को हाथ लगाने से मिलता है। तो एक वायर ग्राउंड से 230 वोल्ट से ऊपर होती है, तो इसलिए आपको, चाहे आपके घर में थ्री फेज सप्लाई है या सिंगल फेज सप्लाई है, मोस्ट प्रोबेबली आपको एक जैसा ही शॉक मिलने वाला है अगर आप एक लाइव वायर को पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद फेज टू लाइन वोल्टेज, फेज टू लाइन जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और थीटा में 30 डिग्रीज ऐड कर देते हैं। अगर आप इसके वाइस वर्सा हैं, यानी अगर आप लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज में जा रहे हैं, लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज में जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे और जो भी एंगल है उसमें 30 डिग्रीज ऐड नहीं करेंगे, बल्कि 30 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरे आगे आने वाले एक लेक्चर में मैंने एक टेबल बना के भी समझाया हुआ है। मेरा ख्याल है 59th लेक्चर में मैंने टेबल की शक्ल में भी ये समझाया हुआ है। ठीक हो गया? और जिस तरह से हमने फेजर्स जनरेट किए थे एक फेज वोल्टेज के लिए, बिल्कुल इसी तरह से हम लाइन वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं। ये वही फेजर डायग्राम्स हैं जो हमने फेज वोल्टेज के लिए किए, वैसे ही हमने लाइन वोल्टेज के लिए भी कर दिए। अच्छा, अब देखते हैं कि करंट क्या होता है। किसी भी वायर सिस्टम के अंदर एक ही करंट होता है। हमने उस टेबल के अंदर भी बताया हुआ है कि वायर सिस्टम के अंदर टू सेट्स ऑफ एक वोल्टेजेस होते हैं और एक करंट होता है।
और एक सेट ऑफ करंट होता है, टू सेट्स ऑफ वोल्टेजेस, मैंने बार बार बताया हुआ है, टू सेट्स ऑफ वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेज और करंट, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, और वन सेट ऑफ करंट्स होते हैं, टू सेट्स ऑफ वोल्टेज होते हैं, वन सेट ऑफ करंट। तो एक ही करंट है, अगर आप कोई एक फेज ले लें, ये देखें फॉर एग्जांपल ये ले लें, इसके ऊपर केवीएल की इक्वेशन लिख दें, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, इसके ऊपर केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे तो करंट बन जाएगा VAN/CY। तो फॉर वाई लाइन करंट इज द सेम एज फेज करंट, देयर इज ओनली वन करंट, दो करंट्स नहीं होते, सिर्फ एक ही करंट होता है। तो ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 56, जिसमें हमने वाई और स्टार को एक्सप्लेन किया था, वाई लोड और वाई कनेक्टेड लोड और वाई कनेक्टेड सोर्स और वाई कनेक्टेड लोड, इनको हमने एक्सप्लेन किया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हमने क्या किया इसमें, VAN और VAB लाइन और फेज वोल्टेज के दरमियान में डिफरेंस, इनके दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड किया है और बताया कि टू सेट्स ऑफ वोल्टेजेस होते हैं, वन सेट ऑफ करंट होता है, और टू सेट्स ऑफ वोल्टेजेस में फेज टू लाइन जाना सर होता है, लाइन से फेज वोल्टेज में जाने का एडवांटेज क्या होता है हमें? हमें जाना नहीं होता, हमें जाना चल के नहीं जाना होता। कई दफ़ा कैलकुलेशन हमसे की डिमांड कर रही होती है कि आपको आपके सारे वोल्टेजेस लाइन वोल्टेजेस होने चाहिए, कई दफ़ा कैलकुलेशन की डिमांड कर रही होती है कि आपके सारे, आगे आने वाले लेक्चर से मैंने बताया हुआ है, कभी प्रॉब्लम की नौयत ऐसी होती है कि आपको लाइन ओके सर। वोल्टेज से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कभी प्रॉब्लम की नौयत ऐसी होती है कि फेज वोल्टेज से काम आसान हो जाता है, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है फेज सही और लाइन। सर। आगे वाले आने वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, 58 और 59 लेक्चर्स में हमने ये कन्वर्जन्स की हुई हैं टू मेक कैलकुलेशंस ईजियर। ठीक है, कैलकुलेशंस को ओके सर, आसान बनाने थैंक के यू सर। लिए हम इनके दरमियान में स्विच करते रहते हैं। कोई और क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। अच्छा, ये